आप सभी का फिर से अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो गणित का है, ये आपको जीरो से हीरो बना सकता है। जो आप एकदम गणित में कुछ परिभाषाएं नहीं जान रहे हैं, वो परिभाषा हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये पहला मेरा वीडियो है संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का। ये है नंबर सिस्टम का है। समझ रहे हैं हमारी बात को? ये आपको बहुत आपके मतलब पढ़ाई के ज़िंदगी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इससे मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कहीं पर भी हो, ये मैटर आपसे पूछेगा, ये मैटर आपसे टकराएगा। इसलिए हम जो ये छाट कर आपके सामने लाए हैं, इसको आप अपने घर में छोटे बच्चे को भी बता सकते हैं। समझ रहे हैं ना? पहला आपके सामने है अंक, डिजिट, अंक है ना। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए, इसका एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंकों की संख्या 10 है। अंक से ही संख्या बनता है। अंक से ही संख्या बनता है। जितनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, यही अंक से बनती है। सभी अंक संख्या हो सकती है, सभी अंक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं हो सकती है। क्या? अब देख लिए 20 ले लेते हैं, ये अंक नहीं है। अंक तो 9 तक ही ना होता है, लास्ट कितना तक होता है? 9 तक। अब 20, तो ये अंक 0 और 2 दोनों लेकर बनाए हम इस संख्या को। इसलिए हम कहते हैं कि जो है अंक से संख्या बनता है, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होते हैं। संख्या ऋणात्मक या दशमलव में नहीं हो सकता है। जब किसी संख्या का निर्माण अंक से होती है तो दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा का, हजार का अंक बड़ा बराबर छोटा हो सकता है। बड़ा बराबर छोटा हो सकता है। समझ रहे हैं? जैसे आपको यहाँ बता दिए हैं, जैसे 92, यहाँ क्या है? 92। तो 92 में इकाई दहाई बाबू पीछे से गिना जाता है। 92 है, इकाई दहाई इधर से गिना जाता है। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके गिना जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो 92 है, तो इकाई हुआ, दहाई अंक है। तो दहाई क्या है? बड़ा है। इकाई क्या है? छोटा है। ये 3 अंक में भी कर सकते हैं आप। 3 अंक में भी बच्चा को आगे समझा सकते हैं आप। बात समझ रहे हैं? इसलिए देखिए 92 है, जो दहाई बड़ा है किससे? इकाई से। यही इसका 29, तो इकाई क्या है? इकाई बड़ा है। 9 बड़ा है, दहाई हुआ 2, इकाई हो गया 9, तो 9 हुआ, तो इकाई हो गया बड़ा दहाई से। 55, इकाई दहाई दोनों क्या है? बराबर है। इस प्रकार आप 3 अंक में भी कर सकते हैं। 3 अंक में भी कर सकते हैं। अगला क्या है? यदि किसी संख्या के पहले 0 को रख दिया जाए तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है। इस 2 के आगे जितना 2 देने के मन है उतना 2 लिख सकते हो। बात समझ रहे हैं? मगर हमको देना है तो 2 के दायां साइड लिख के देना है। अगर 200 रुपया हम महीना ले रहे हैं पढ़ाई का, तो इसमें 2-3 शून्य लगा दो ना, एक आध दूगो गाड़ी ले लेंगे हम। समझ रहा है ना? 2-3 शून्य लगा दीजिए। 200 महीना दे रहा था, 3 शून्य अगर लगा दे तो कितना हो जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख। 2 लाख में 2 गाड़ी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए कोई भी संख्या के आगे जितना शून्य लगाना है लगा दीजिए। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही लिखा जाएगा। बात समझ रहे हैं? बस यही देख लीजिए। 2 के आगे 1 शून्य लगाएं, 2 शून्य लगाएं, 3 शून्य लगाएं, 4 शून्य लगा दिए, मगर 2 के बराबर है। वही यदि किसी संख्या के दाईं ओर शून्य रख देंगे, दाईं ओर अगर शून्य रखेंगे तो उसके मान में परिवर्तन होगा। जैसे जितना शून्य बढ़ाओगे उतना 10 गुना बढ़ते जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखिए।
आगे आप क्या है, शून्य की विशेषता। शून्य का बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। शून्य का बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। शून्य में अगर किसी संख्या में अगर शून्य को जोड़ देंगे उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई संख्या में शून्य को घटा देंगे उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई संख्या में जीरो से गुना करेंगे तो उसको जीरो कर देता है। कोई भी संख्या को अगर जीरो से गुना कर देंगे उसका वैल्यू मान को की कर देगा, जीरो कर देगा। क्या करेगा, जीरो कर देगा। ये मैटर ये बराबर पूछता है ये चीज को कि कोई संख्या में जीरो से भागा देंगे तो उसका मान इन्फिनिटिव अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। लेकिन कोई जीरो में कोई संख्या से भागा देंगे उसका वैल्यू जीरो हो जाती है। ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये दोनों कंपटीशन में भी बराबर पूछता है, इसलिए दोनों को ध्यान से देखिएगा, बच्चा को भी बढ़िया समझाइएगा। देखिए ये मैटर देख लीजिए। अब हम दे रहे हैं जीरो से भागा दो में, दो है तो दो बार लगाते हैं। भाजक और भागफल में की करते हैं, गुना करते हैं दोनों को। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो की हो जाएगा, जीरो। जीरो का कोई अंक से जीरो में गुना करने पर उसका वैल्यू की होगा, जीरो। फिर दो आ गया, फिर दो से लगाएंगे, फिर जीरो आएगा, फिर दो बचेगा। ये दो कभी कटेगा नहीं, कभी नहीं कटेगा, इसलिए इसका वैल्यू इन्फिनिटिव है। और वही दो से भागा दे देंगे जीरो में, है ना, जीरो। जीरो है तो जीरो बार में लगाएंगे और जीरो गुना दो करेंगे, की आएगा, जीरो। जीरो में जीरो की हो गया, कट्टम कुट्टी हो गया। क्या हो गया, कट्टम कुट्टी। तो इस मैटर को बढ़िया से समझाइएगा कि अंक में जीरो से भागा देंगे तो उसका मान इन्फिनिटिव होगा। अगर जीरो में कोई अंक से भागा देंगे तो उसका वैल्यू जीरो होगा। इन्फिनिटिव जोड़ जीरो करेंगे तो इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव अनंत में, अनंत का कोई था पता नहीं है, कोई था नहीं लगा सकता है, तो उसमें तो कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। बात समझ गए। आगे आगे देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। गिनती की सारी संख्या को, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जो संख्या एक से शुरू होता है और अंत नहीं होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे बड़ी एन, कहीं कहीं छोटी एन भी रहता है, छोटी एन द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 इन्फिनिटी, समझ रहे हैं ना। दूसरा, पूर्ण संख्या। जब संख्या को प्राकृतिक संख्या के परिवार में मिला दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, तो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। इसे W द्वारा सूचित करते हैं। W बराबर 0 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या का बन जाएगा। पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल करने से पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या को अगर प्लस में माइनस में लिखेंगे तो पूर्णांक संख्या बन जाएगी। जैसे आपको दे दिए यहाँ पर एग्जाम्पल बता दिए हैं, -5 -4 -3 -2। ऐसा नहीं है जो हम बता दिए हुए, कुछ भी लिख सकते हैं प्लस माइनस दोनों में। पूरा मगर लिखेंगे, पूरा पूरा, दशमलव में नहीं, भिन्न में नहीं, पूरा पूरा। माइनस में लिख दो या प्लस में लिख दो या शून्य लिख दो, सब पूर्णांक संख्या है। बात समझ रहा है। आगे, परिमेय संख्या। जो संख्या P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, और इसमें है क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा P और Q पूर्णांक संख्या हो, P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल, माइनस में परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, मतलब बटा में भी हो सकता है, बटा में नहीं भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना। ये है बटा में है, तो ये भी बटा में है। आप कहेगा कि तो बटा में नहीं है, P बटा Q के रूप में नहीं है सर, तो कैसे होगा। ये पूर्ण परिमेय संख्या, ये प्राकृतिक परिमेय संख्या है, कह सकते हैं इसको। इसलिए परिमेय संख्या का मान बटा में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। खाली ये हमेशा याद रखिए कि जो बटा में है, नीचे वाला मान, जैसे ये 5 है, 4 बटा हम 3 लिख दिए, ये 3 का मान 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। बात समझिए। इसमें एक और नोट में क्या है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले उसको परिमेय कह सकते हैं। 4 के वर्गमूल 2, 9 के वर्गमूल 3, 16 के वर्गमूल 4, 25 के वर्गमूल 5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें एक और जबरदस्त आपको बात बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। परिमेय संख्या में ये देखिए एकदम ध्यान से, जल्दी ये आपको कोई बताएगा नहीं, ऐसे तो हम भी
शिक्षक से ही पढ़े हैं, गुरु से ही पढ़े हैं, हमको भी तो कोई मास्टरे ही बताए हैं, शिक्षक ही बताए हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है। मगर बहुत कम आदमी इसके बारे में बताते हैं, बहुत कम आदमी इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में बहुत कम आदमी बताते हैं, इसके बारे में बहुत कम आदमी जानते हैं। परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में होता है, अर्थात छोटा से छोटा रूप में रहता है, छोटा से छोटा रूप में रहता है। 10/15 कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। 10/15, 25/30, 27/15, 18/12 कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ये परिमेय संख्या नहीं है, गलत परिमेय संख्या। इसको काट के छोटा से, देखिए इसको काट दिए हम, काट के छोटा से छोटा रूप में लिख दिए। यहाँ देखिए छोटा लिखा हुआ है, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 15, 2/3, 5/6, 9/5, 3/2। ये सब अब कभी कटेगा नहीं, ये सब कभी नहीं कटेगा। तो ये सब क्या हो गया, क्या हो गया, यही सब होगा परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या आपका गलत है। बात समझ में आ गया। ये मैटर जो है ना बहुत कम आदमी आपको बताएगा। अगला क्वेश्चन बाबू क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है सामने है, अपरिमेय संख्या। जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है या दशमलव में निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल, √2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्या है, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। आर बराबर मतलब परिमेय और अपरिमेय का जैसे लिख दीजिए, क्योंकि आप परिमेय और अपरिमेय को मिलने से वास्तविक बनता है। तो परिमेय का भी एग्जाम्पल लिख दीजिए और अपरिमेय के भी एग्जाम्पल लिख दीजिए। देखिए फिर एक मेन फैक्टर आ गया आपके सामने, मतलब नेचुरल संख्या से पूर्ण संख्या बनता है, पूर्ण संख्या से पूर्णांक बनता है, पूर्णांक से परिमेय बनता है, परिमेय से अपरिमेय बनता है। क्या बनता है, अपरिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय से रियल वास्तविक संख्या बनता है। बात समझ में आ गया। इतना से भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, गिनती मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन गया। पूर्ण संख्या को ऋणात्मक और धनात्मक में लिख दीजिए, पूर्णांक बन गया। पूर्णांक से परिमेय बन गया, परिमेय से अपरिमेय, अपरिमेय से वास्तविक संख्या बन गया। बात समझ में आ गया आपको। आगे देखिए काल्पनिक संख्या, ये भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा आपको। काल्पनिक संख्या, जब ऋणात्मक संख्या करनी, करनी का मतलब रूट, करनी का मतलब रूट, देखो यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि अंदर होती है, माइनस में कभी नहीं रहता, माइनस में होती है तो उसे काल्पनिक संख्या, उसका वैल्यू है। काल्पनिक मैंने की अवास्तविक, उसका कोई इमेजिंग नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। मगर इंटर में जाके आगे पढ़ना होता है इसको, है ना। काल्पनिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, √-4, √-5, √-16, √-18। यहाँ नोट में जो बताए हैं इसको ध्यान से देखिएगा। i² बराबर होता है -1। इंटर में पढ़ना है कहा जरी से हम हल्का से बता देते हैं। i² बराबर -1। अब रूट कितना है, √-4 है, तो √-4 को तोड़ दिए हैं। 4 गुना -1, 4 गुना -1 बराबर 4 गुना -1 किसके बराबर दिए हैं, i² के, तो i² रख दिए -1 के जगह पर। 4 के वर्गमूल 2, i² के वर्गमूल i। समझ में आ गई आपको। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे आपके सामने स्क्रीन पर है रूढ़ या आभास संख्या। रूढ़ या आभास संख्या, आभास संख्या बता देता है बच्चा, मगर रूढ़ संख्या अगर पूछ दीजिएगा कहेगा कि हम नहीं जानते हैं, कहाँ हमको अति बताए हैं। मगर अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं ना। वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, विभाजित ना हो, उसे रूढ़ या आभास संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, 2, 3, 5, 7, 11 ... एक को छोड़कर इसमें पूछता है कि सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या क्या जाना रहा आपको, 2। सबसे छोटी आभास संख्या क्या है, ये बराबर पूछता है। सबसे छोटी आभास संख्या क्या है, 2, है ना। जो अपने और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसको क्या कहेंगे, आभास संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं। क्या है,
जो संख्या एक या अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9। कभी कभी बच्चा इसमें 9 को नहीं लिखता है, तो 9 तो कट रहा है ना, 3 से एक से तो अपने से तो कट ही रहा है, और 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो 9 अपने और 1 के अलावा 3 से कट रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गया। समझ रहे हैं? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो पहला लिखा हुआ क्या है, -4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सॉरी -4 नहीं, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। बात समझ गए हैं? आगे देखिए, सहाभाज्य संख्या। जब दो प्राकृतिक संख्या का महत्तम समावर्तक एक होता है, दोनों जब दो प्राकृतिक संख्या लिखेंगे वैसा दो प्राकृतिक संख्या लिखना है जिसका महत्तम निकालने के बाद एक आता है। क्या आता है, एक आता है। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सहाभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, सहाभाज्य संख्या। जैसे 1 और 5, 1 और 5 का महत्तम निकालेंगे तो 1 और 5 का महत्तम 5 बार लगाएंगे, खत्म हो गया। तो सीधा था। अब देखिए दूसर का क्या है, 5 और 12, 5 और 12 का महत्तम, तो 5 दूनी 10, कितना बचा शेष, 2 बचा। फिर जो शेष बचा उसको घेरते हैं महत्तम में, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, फिर 2 लगाएंगे, फिर 2 खत्म किया गया। जो काटता है वही उसका महत्तम समावर्तक कहलाता है। बात समझ रहे हैं? तो जिसका महत्तम, जो दो संख्या के महत्तम समावर्तक एक होता है उसी को क्या कहेंगे, सहाभाज्य संख्या। अगला क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। ये मैटर भी आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, ये मैटर आपको जल्दी नहीं मिलेगा। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए, 2 से जो कटेगा उस क्या होगा, सम संख्या होगा। क्या होगा, सम संख्या। इसका व्यापक रूप क्या है, 2m, जहां m प्राकृतिक संख्या है, 2m। इसका व्यापक रूप क्या होगा, 2m, जहां m क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। नीचे देखिए बता दिए हैं, m बराबर प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक एक से स्टार्ट होता है। m बराबर 1 लिए, m बराबर 2 लिए, m बराबर 1 लिए, m बराबर 2 लिए, m बराबर 3 लिए, m बराबर 4 लिए। अब सब यहाँ पर मान रख लेंगे, 1 2 3 4, 2 में m के जगह पर आ गया 2 4 6 8। ये सब 2 से कट रहा है, क्या हो गया, सब सम संख्या हो गया। क्या हो गया, सम संख्या हो गया। आगे विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, 2 से पूरा नहीं कटती है, उसको विषम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या है, 2m -1 या 2m + 1 है ना, 2m -1 या 2m + 1 होगा। जहां m बराबर 1 में रखना है, m बराबर जब 2m -1 रखिएगा तो m बराबर प्राकृतिक संख्या रखिएगा, और जहां 2m + 1 रखिएगा तो वहां m बराबर पूर्ण संख्या रखिएगा। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 रखे हैं यहाँ, प्राकृतिक संख्या 1 2 3, इसमें सब मान रखिएगा तो आ गया कितना, 1 2 3 5 ... जो 2 से नहीं कट रहा है। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, आगे देखिए, एगो है जोड़ का प्रतीप अवयव या योगात्मक विलोम। जोड़ का प्रतीप अवयव या योगात्मक विलोम। जब दो संख्याओं का योगफल 0 हो, जब दो संख्या का योगफल 0 प्राप्त हो उसे तो एक संख्या दूसरे संख्या का जोड़ का प्रतीप अवयव कहलाते हैं। तो एक का प्रतीप अवयव क्यों हो जाएगा, -1। कहने का मेरा मतलब हो गया, वैसा संख्या लेना है जो दोनों संख्या को, जब दो ऐसा संख्या लेना है जो दोनों को जोड़ने के बाद 0 हो, तो 4 का प्रतीप अवयव क्या होगा, -4। क्या होगा, -4। अब 4 4 खत्म हो जाएगा, की बचेगा, 0। बस हमारे उदाहरण ले लीजिएगा आप, हम उदाहरण नहीं दिए हैं। अब लिखना है कि 4/3 इसका प्रतीप अवयव क्यों हो जाएगा, यहाँ a था, इसका प्रतीप अवयव -a, तो 4/3 का प्रतीप अवयव -4/3। इसको हल कीजिएगा तो 4/3 प्लस माइनस 4/3, 4/3 कैंसिल, की बचेगा, 0। बात समझ में आ गया? आगे देखिए, गुना का प्रतीप अवयव या गुणात्मक विलोम या व्युत्क्रम। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है, कितना होता है, 1 प्राप्त होता है। कितना होता है, 1 प्राप्त होता है। दोनों संख्या को गुना करने पर 1 आता है, उसको
गुना का प्रतीप अवयव कहेंगे। ए का गुणात्मक ए का गुना का प्रतीप अवयव की हो जाएगा 1/1 क्या होगा 1/a। हाँ, अब देखिए इसको उदाहरण लेते हैं। अब हम लेंगे 3 का प्रतीप अवयव, तो 3 का प्रतीप अवयव ए का था 1/a, तो 3 का हो जाएगा 1/3। 3 खत्म की हो गया 1। इसको और एक उदाहरण लेके बताते हैं हम, इसका और उदाहरण लेते हैं हम, ध्यान दीजिए। 4/3 मतलब उल्टा कर देना है बाबू, काहे कि गुना करने पर 1 आवे। 4/3 का प्रतीप अवयव की हो जाएगा 3/4। 4 3 खत्म, 4 खत्म, 3 खत्म, सब एक बार में कटेगा, क्या आएगा 1 आएगा। इस प्रकार उदाहरण आप लेके बना सकते हैं। जोड़ का तत्समक अवयव, जोड़ का तत्समक अवयव वैसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने से मूल संख्या प्राप्त होता है। उसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे वही प्राप्त होगा, उसको क्या कहेंगे, जोड़ का तत्समक अवयव। जोड़ का तत्समक अवयव 0 होता है, क्या होता है 0। अब 4 में हम 0 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मूल्य बनेगा कि नहीं, मूल आएगा। अब इसको हम कुछ भी ले लेते हैं, मूल संख्या ले लेते हैं 5, क्या लिए 5, इसका क्या होगा, तो 5 में अवयव जोड़ देंगे तत्समक अवयव। जोड़ का तत्समक 0 होता है, तो 0 तो 5 में 0 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 5। बात समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, आगे है गुना का तत्समक अवयव, है ना, गुना का वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या में गुना करने पर मूल संख्या प्राप्त होता है। गुना का तत्समक अवयव क्या है 1 है, क्या है 1 है। अब जैसे लेते हैं हम 4 में क्या गुना करे कि 1 हो जाए, सॉरी हाँ 1 हो, मूल संख्या प्राप्त हो। 4 में क्या गुना करे कि मूल संख्या प्राप्त हो, तो एक ऐसा संख्या है कि 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर उसका वैल्यू वही लिखाता है, क्या लिखाता है, वही लिखाता है। अब हम 12 ले लिए, तो 12 में हम क्या गुना करें कि 12 हो जाए, तो 1 गुना 12 करेंगे 12। बात समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, संबरक नियम, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो तो ए प्लस बी परिमेय होगा, ए माइनस बी परिमेय होगा, ए गुना बी परिमेय होगा, ए भागा बी परिमेय होगा। बात समझ रहे हैं। दो संख्या लेंगे और दोनों परिमेय है तो उसको 4 टाइप से आप परिमेय कर सकते हैं। अब ले लेंगे हम 3 और 4, तो 3 + 4 परिमेय है, 3 माइनस 2 सॉरी 3 जोड़ 2 परिमेय, 3 - 2 परिमेय है, 3 गुना 2 परिमेय है, 3 भागा 2 परिमेय है। इस प्रकार आप बटा में भी ले सकते हैं। 4/3 जोड़ 1/2 परिमेय है, 4/3 जो घटा 1/2, 4/3 गुना 1/2, 4/3 भागा 1/2, सब क्या होगा परिमेय होगा। आगे देखिए, आगे मैटर है क्रम विनिमय नियम। इस नियम में हमेशा दो संख्या जोड़ और या गुना द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन उसमें उसके क्रम में परिवर्तन रहता है, उसे क्रम विनिमय कहा जाता है। जैसे a + b है ना, इसके क्रम में अब जब a + b तो क्रम इसको बदल देते हैं, क्रम मैंने बदलना, b + a जोड़ का हो गया, जोड़ का क्रम विनिमय। अब a गुना b, तो यहाँ की है b गुना a, क्रम बदले कि नहीं, गुना का क्रम विनिमय हो गया। उदाहरण लेके जैसे आपको बता दिए a = 2 b = 3, तो पहले LHS से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, तो a + b की 2 + 3 = 5। अब RHS से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं। LHS माने बायां पक्ष, RHS माने दायां पक्ष, तो इसमें था b + a, तो 3 + 2 5 आएगा। अगर दोनों बराबर आ गए समझ जाइए क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है, सही हो रहा है। उसी प्रकार गुना में देख लीजिए, a गुना b, 2 गुना 3 = 6 और 3 गुना 2 = 6, ये भी उसको फ्लो कर रहा है, मतलब वो सही हो रहा है, आपका मैटर क्रम विनिमय को पालन कर रहा है। आगे क्या है, आगे देखिए सहचर नियम। इस नियम में हमेशा 3 संख्या होती है, इस नियम में हमेशा 3 संख्या होती है, जोड़ और गुना के रूप में जुड़ा होता है, लेकिन कोष्ठ मतलब ब्रैकेट कोष्ठ के में अंतर रहता है। जैसे यहाँ बता दिए हम a + b दोनों कोष्ठ में है मगर c अलग है, उसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, a + b + c, ये जोड़ का सहचर नियम होगा। उसी प्रकार ये गुना का सहचर नियम है। अब इधर सत्यापन हम किए हैं, देखिए जोड़ का पहले किए LHS से चले हैं, a + b + c। अब a का मान 2, अब b के मान 3 और c के मान 4 है, तो कोष्ठ सबसे पहले कोष्ठ वाला काम होता है, तो 3 × 2 = 5,
अब 5 4 9, अब इधर से किए हैं 2 + 3 + 4 4 3 7 2 9, RHS बराबर LHS, नियम का पालन कर रहा है। उसी प्रकार गुना में किए हैं 2 × 3 × 4, पहले कोष्ठ वाला हल किए हैं 3 दूनी 6 चौक 24, उसके बाद इसको उलट के लिखे हैं a के मान b × 4 × 12 12 दूनी 24, दोनों बराबर आ रहा है, मतलब पालन कर रहा है। आगे देखिए, अगला है वितरण नियम या बटन नियम। इस नियम में हमेशा 3 संख्या रहती है, जिसमें 2 संख्याएं जोड़ द्वारा और तीसरी संख्या गुणज के रूप में होती है, उसे वितरण नियम कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बता दिए हैं, देख लीजिए। a × b ब्रैकेट a गुना ब्रैकेट में b + c। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? a × b करेंगे तो a × b प्लस बीच में तो प्लस a × c का कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या है गुना के रूप में, तो वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होती है सब में गुना होती है। तो यही किए हैं, मान लिए हम सबको। LHS से चलें 14 आया, RHS भी आया कितना 14, मतलब LHS और RHS बराबर, मतलब इस नियम को पालन कर रहा है, सिद्ध करके आपको बता दिए। आगे शांत दशमलव, जितना भी हम बता रहे हैं ये संख्या पद्धति का है, संख्या पद्धति मैटर का है, संख्या पद्धति का अथी है। शांत, जब किसी परिमेय संख्या के भागफल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, उसे दशमलव शांत कहेंगे। अंकों की संख्या सीमित है, मतलब एक से बेसी नहीं, दशमलव के बाद आप उस संख्या को गिन सकते हैं, उस संख्या को गिन सकते हैं। जैसे यहाँ 2.45 2 गो है दशमलव के बाद, इसमें दूसरा का में है 3 गो, इसमें 2 गो, इसमें 3 गो, 4 गो भी रह सकता है ना, मगर उसको हम गिन सकते हैं। सीमित के मतलब गिनना, और इसी का जस्ट उल्टा असीमित है, इसमें इसको गिन नहीं सकते। देखिए डॉट 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 से दर्शाए हैं। बात समझ में आ गया? शांत अशांत, जिस भागफल में हम दशमलव के बाद अंक को गिन सकते हैं शांत, और जिसको नहीं गिन सकते हैं आसान। चलिए, ये पूरा संख्या पद्धति का परिभाषा आपके सामने लेकर आए थे। मतलब ये इतने ही है संख्या पद्धति में परिभाषाएं। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।